हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और बहुत ही रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अर्लियर क्लासेस में हमने बेटा सीखा था कि जीएसटी को लेवी कैसे किया जाता है या कौन कौन सी ऐसी गुड्स है या सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाता है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीएसटी से एग्जम्पशन, यानी कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। तो याद कीजिए बेटा, जब भी कभी सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, वो जो हमारा चार्जिंग सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 7, उसमें वो फॉल कर जाता था और सप्लाई जो होती थी उन गुड्स या सर्विसेज की वो टैक्सेबल हो जाया करती थी जीएसटी में। ये हमने सीखा था बेटा। आज समझते हैं बेटा एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो देखिए एग्जम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया गया बेटा, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। यानी एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ, एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब हुआ गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जा रही है और वो सप्लाई अट्रैक्ट करती हो नील रेट ऑफ टैक्स, और विच में बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या वो सप्लाई पूरी तरह एग्जम्प्ट कर दी गई हो टैक्स से, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो बेसिकली जो एग्जम्प्ट सप्लाई होती है बेटा, उसमें 3 तरह की बात की गई है। सबसे पहले एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या इंक्लूड किया गया है, एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड किया गया है वो सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की जो अट्रैक्ट करती है नील रेट ऑफ टैक्स, या वो सप्लाई जो एग्जम्प्ट कर दी गई है, या वो सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है बेटा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कि वो सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की जिस पर जीएसटी नहीं लगता। कौन से वाला जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों ही नहीं लगते उस सप्लाई पर, तो बेटा वो क्या हो जाती है, नॉट लेविएबल टू टैक्स। जैसा कि हमने बेटा पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि हम जो जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, हम 2 एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी एक्ट हमें नहीं पढ़ना। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई के जो प्रोविजन है, ये जो स्टेट का एसजीएसटी एक्ट है उसमें भी इसी तरह इन्हें रिटेन कर दिया गया है। ठीक है बेटा। चलिए अब एक यहाँ पर क्वेरी रेज होती है, जैसा कि हमने पढ़ा एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में कि एग्जम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होती है जो गुड्स या सर्विसेज की जाती है और वो सप्लाई अट्रैक्ट करती हो 3 चीज़ें। फर्स्ट, नील रेट ऑफ टैक्स होता हो उस सप्लाई का, या वो सप्लाई क्या कर दी गई हो, होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और तीसरी नॉन टैक्सेबल। नील रेट ऑफ टैक्स का तो ये मतलब हुआ कि उस पर कोई टैक्स ही नहीं है, नील रेट प्रोवाइड कराया गया है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी हमने समझ लिया कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई का भी मतलब क्या होता है। तीसरी जो बात आती है वो आती है कि होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी ये एग्जम्पशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अब बेटा यहां पर जो बात है कि ये एग्जम्पशन अब प्रोवाइड कौन कराता है, तो मैं आपको बता दूं, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वो गुड्स या सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को बेटा एग्जम्प्ट कर सकती है। सेम प्रोविजन, आइडेंटिकल प्रोविजन सेक्शन 6 में प्रोवाइड कराए गए हैं आईजीएसटी एक्ट के में भी, और एसजीएसटी एक्ट जो होता है बेटा उसमें भी आइडेंटिकल प्रोविजन ये प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है। एग्जम्पशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं बेटा, जो जीएसटी एक्ट है उसमें जो इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज हैं बेसिकली उन्हें एग्जम्प्ट किया हुआ है। जैसे बेटा मिल्क हो गए, कर्ड हो गए, एग्स हो गए, लस्सी हो गई, या वेजिटेबल्स हो गई, या आटा हो गया। दूसरी तरफ सर्विसेज की बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई। तो जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या कॉमोडिटीज़ हैं उन्हें बेटा एग्जम्प्ट कर रखा है ताकि जो आम पब्लिक है उस पर ज़्यादा बर्डन ना हो जीएसटी का। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, सेक्शन 11 को पढ़ते हैं एक बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर मिली हुई है उसे एग्जम्पशन देने की वो कैसे काम करती है। आइए, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट दोनों में आइडेंटिकल प्रोविजन है। हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सब सेक्शन 1 देखिए क्या बात करता है। Where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। देखिए क्या बात करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में करना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है, exempt generally either absolutely or subject to such condition as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification। वो बेटा exempt कर सकती है उन goods या services को या दोनों को, either absolutely या तो पूरी तरह exempt कर सकती है, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, और कुछ कंडीशन इंपोज कर सकती है कि उन कंडीशन को फुलफिल करें उसके बाद ही एग्जेम्पशन मिलेगी। और ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है बेटा ये कब से इफेक्ट होगी, इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है बेटा डेट, उस डेट से ये इफेक्टिव हो जाएगी। समझ आ गया बेटा इतना। चलिए सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, वो क्या बात करता है, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may on the recommendation of the council by special order in each case under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable। देखिए बात क्या कर रहे हैं, इस सबसेक्शन में बताया गया कि गवर्नमेंट जो है अगर सेटिस्फाई होती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेशल ऑर्डर के थ्रू यहां पर एग्जम्पशन प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कौन से होने चाहिए, एक्सेप्शनल नेचर के होने चाहिए। एक्सेप्शनल नेचर के होंगे सर्कमस्टांसेस, दो बेटा स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आएगी एग्जम्पशन। नेक्स्ट, the government may, if it is considered necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under subsection 1 or order issued under subsection 2, insert an explanation। देखिए सबसेक्शन 3 में क्या बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट को लगता है जो नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर उन्होंने इशू किया है उसका स्कोप या एप्लीकेबिलिटी को क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट बेटा उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर सकती है, ठीक है। और उस एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट करने का जो बेटा टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया हुआ है विद इन 1 ईयर, साल भर के अंदर अंदर। जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की या स्पेशल ऑर्डर इशू किया, इशू करने के विद इन 1 ईयर्स के अंदर अंदर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला सकती है। और ये इफेक्टिव किस डेट से होगा, ये इफेक्टिव उसी डेट से होगा जिस डेट से वो स्पेशल ऑर्डर या नोटिफिकेशन आई है। पढ़िए, by notification at any time within 1 year of issue of notification under subsection 1 or subsection 2, and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of first such notification order as the case may be। समझ आ गया बेटा, ठीक है बेटा, इतनी समझ आ गई बात। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात करती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 11 की बात चल रही है बेटा कि सेक्शन 11 के लिए where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax in excess of effective rate on such supply of goods or services or both। देखिए क्या बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में ये प्रोवाइड कराया गया है अगर कोई नोटिफिकेशन आई है और वो एब्सोल्यूट नेचर की है तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे वो मैंडेटरी है बेटा कंप्लाई करना। रजिस्टर्ड पर्सन उन गुड्स या सर्विसेज के रेस्पेक्ट में टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता जिन गुड्स या सर्विसेज के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन आ रखी है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं एग्जाम्पशन की। एग्जाम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है गुड्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं गुड्स, हालांकि जो गुड्स की एग्जाम्पशन है बेटा वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पशन आएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल है, ये नॉलेज पर्पस के लिए उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, अंडर GST एवरीडे आइटम्स यूज्ड बाय कॉमन मैन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स। जैसे कि हमने बात की थी बेटा, जो कॉमन मैन यूज़ करता है, आम जनता जो यूज़ करती है रेगुलर बेसिस पे या इसेंशियल गुड्स होते हैं, उन्हें बेटा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सच एज अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, milk, eggs, curds, lassi and fresh vegetables are among the items exempted from GST।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट की गई है टैक्स से। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017। बेटा ये जो नोटिफिकेशन आई थी ये आई थी 28 जून 2017 को और नोटिफिकेशन नंबर था 12। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू ही गवर्नमेंट ने जो है बेटा CGST एक्ट जो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है उसे एग्जेम्प्ट किया था। ठीक है, इसके आइडेंटिकल प्रोविजंस बेटा IGST और SGST एक्ट में भी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, चलिए फर्स्ट बात करते हैं सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सर्विसेज की जो रिलेटेड है किससे, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज में। ठीक है बेटा, तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 60 और एंट्री नंबर 80 हम ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 4 एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। देखिए लॉ यहाँ पर क्या बात कर रहा है, लॉ बात कर रहा है कि अगर कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स और वो क्या कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है, तो उस केस में जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कराएगी वो हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, जो एंटिटी है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए बेटा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है बेटा, 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, दूसरी कंडीशन ये लगाई जा रही है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज उस एंटिटी को करनी चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज उसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें समझ आ गई कि 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए उस एंटिटी को, यानी वो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी, तो यहाँ पर बेटा 4 एक्टिविटीज मेनली आती है। फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ। अब देखिए जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं उसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, सबसे पहली पब्लिक हेल्थ को इंक्लूड किया जा रहा है। कैसे, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ। अब पब्लिक हेल्थ जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से केयर की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है, किसकी, मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसकी केयर या काउंसलिंग की जा रही है। तो नंबर 1, टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो बेटा बहुत बीमार व्यक्ति हैं या सीवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी हैं उन लोगों की। दूसरी बात, करियर और काउंसलिंग किसकी हो रही है, पर्सनल एफिलेक्टेड विद HIV और एड्स, जिन पर्सन को HIV या एड्स हो रखा है। पर्सन्स एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहलिक, वो पर्सन जिन्हें आदत है नार्कोटिक ड्रग्स लेने की या अल्कोहल लेने की। तो पहले पॉइंट में हमने क्या समझा बेटा, पहले पॉइंट में हमने समझा कि पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की गई है। पब्लिक हेल्थ कैसे, केयर और काउंसलिंग ऑफ 3 तरह के लोगों की केयर या काउंसलिंग, जो टर्मिनली इल है या जो पर्सन बहुत ही सीवियर या फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी के साथ हैं। दूसरा वो पर्सन जिन्हें HIV या एड्स हो रखा है। तीसरा वो पर्सन जो एडिक्टेड है किसी नार्कोटिक ड्रग्स के या अल्कोहल के। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ बी, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब क्या कर रहे हैं वो एंटिटी, वो कर रही है पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रही है, किस रेस्पेक्ट में, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो वो भी क्या है बेटा, चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, किसी रिलीजन का एडवांसमेंट किया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी या योगा, ये भी क्या है बेटा, चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू। अब एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है बेटा, किसका किया जा रहा है, 4 लोगों की यहाँ पे बात की गई है। पहला, अबेंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, वो बच्चे जो बेटा ऑर्फन है या अबेंडेंट है, किसी ने छोड़ दिया उन्हें, या होमलेस है, उनके पास घर ही नहीं है। अनाथ बच्चे, एक वर्ड में कहें। फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रामाटाइज्ड पर्सन, वो पर्सन जो फिजिकली या मेंटली बेटा अब्यूज हो रखे हैं या किसी दुर्घटना के कारण बेटा वो सदमे में है। प्रिजनर, अगर कोई प्रिजनर है। और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन ए रूरल एरिया, वो पर्सन जिनकी एज बेटा 65 ईयर्स से ज़्यादा है और वो कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, यानी किसी गाँव में वो रहते हैं।
तो उनके लिए अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है तो बेटा वो भी क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगा उस एंटिटी की जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फोर्थ पॉइंट जो है बेसिकली प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है एनवायरनमेंट की, जिसमें वाटरशेड या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो बेटा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड हुआ, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हुई 4 चीज़ें। पहली हुई हमारी पब्लिक हेल्थ, दूसरा हुआ हमारा एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, थर्ड हुआ हमारा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट, और फोर्थ हुआ हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा पब्लिक हेल्थ, उसमें थे बेटा 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के 4 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, केयर और काउंसलिंग। केयर और काउंसलिंग 4 लोगों की, टर्मिनली इल पर्सन है या पर्सन जिन्हें सीवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, पर्सन जो HIV या एड्स हो रखा है, पर्सन जो एडिक्टेड है किसी नारकोटिक्स ड्रग्स के या अल्कोहल के। बी पॉइंट बात करता था कि अगर पब्लिक अवेयरनेस की जा रही है किस रेस्पेक्ट में, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग या प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करता था एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए भी 4 पॉइंट थे। ये किसके लिए किए जाते हैं, अगर अबेंडेंट ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन के लिए, फिजिकली और मेंटली अब्यूज एंड ट्रामाटाइज पर्सन के लिए, या प्रिजनर के लिए, या पर्सन जिसकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है और वो रहता है किसी रूरल एरिया में। लास्ट जो पॉइंट था वो बात करता था प्रिजर्वेशन की, किसके, एनवायरनमेंट के, और उसमें इंक्लूड क्या क्या कर लिया गया था, वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है बेटा, तो अगर कोई एंटिटी बेटा जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कराती है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इन पर CGST नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या समझेंगे इसे, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि उस पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर IGST, SGST और CGST तीनों में बेटा आइडेंटिकल एग्जम्पशन प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 13 नंबर एंट्री की, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ। अब एक पर्सन सर्विस दे रहा है बेटा, कैसी सर्विस दे रहा है, देखिए, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, वो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है। रिलीजियस सेरेमनी का मतलब क्या होता है बेटा, वो सारी सेरेमनीज जो लाइफ साइकिल रिचुअल से रिलेटेड होती है। जैसे बात करें कि सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ लाइक बर्थ पे, मैरिज पे या डेथ पे किसी पर्सन की, तो ये सारी सेरेमनीज रिलीजियस सेरेमनी में पार्ट होती है। कि एग्जांपल, एक पंडित जी हैं मिस्टर विष्णु दत्त जी, वो क्या करते हैं, किसी एक बच्चे के जन्मदिन पर रिलीजियस सेरेमनी करने के लिए 12,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो इस केस में GST 12,000 के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ प्रिसेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस meant for general public on or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income Tax Act 1961, or a trust or institution registered under section 1023CV of the Income Tax Act, or a body authority covered under section 10 subsection 23BB of the said Income Tax Act। देखिए इसमें क्या बात करते हैं, वो लॉ यहाँ पर बात करता है बेटा कि अगर कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड हैं, 3 सेक्शन को डिफाइन किया गया है, या तो अंडर सेक्शन 12AA में हो, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज V में हो, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BBA में रजिस्टर्ड हो। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो तीनों सेक्शन हैं, इन तीनों सेक्शन में जो एंटिटी रजिस्टर्ड होती है वो चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी करती है, उनकी बात की गई है। ठीक है, वो एंटिटी, यानी अगर हम कहें कि वो एंटिटी जो क्या काम करती हो, रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती हो। ठीक है बेटा, रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी करती हो। अब ये एंटिटी क्या करती हो, ये एंटिटी ऑन करती हो एक रिलीजियस प्लेस। क्या करती हो बेटा, रिलीजियस प्लेस को ये ऑन करती हो। रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, रिलीजियस प्लेस का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पे लोग प्रेयर कर सके। जैसे बात करें गुरुद्वारे की, मंदिर की, मस्जिद की, ये सब क्या है, ये रिलीजियस प्लेस है। तो एक एंटिटी जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हो और उसने ऑन कर रखी है एक रिलीजियस प्लेस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सेक्शन आगे क्या बात करता है बेटा, सेक्शन आगे बात करता है कि ये जो रिलीजियस प्लेस है, इसके जो प्रिसेंट्स हैं उन्हें रेंट पे देने के लिए बात की जा रही है। ठीक है,
यानी रेंटिंग ऑफ प्रिसेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस विच इज ऑन एंड मैनेज बाय एन एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड ईदर अंडर सेक्शन 12AA और सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज बी और सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BBA। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लॉ ये बात करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उन्हें समझते हैं। पहले तो समझो कि बेटा ये प्रेजेंट्स क्या होता है। तो देखिए बेटा, सपोज बात करें एक मंदिर की, सपोज ये एक मंदिर है, ठीक है, ये एक टेम्पल है बेटा। अब जहाँ पर भी बेटा ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, उसकी पूरी अगर हम बात करें बाउंड्री की यानी चार दीवारी की, तो प्रेसेंट्स का मतलब ये हो गया कि जितना भी अंदर अंदर बना हुआ है ये सब क्या है, इस टेम्पल की प्रेसेंट्स है जहाँ पर ये टेम्पल बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं उन्हें रेंट पे देने जाने की बात की जा रही है, यहाँ पे अगर कोई मंडप बना हुआ है तो उसे रेंट पर देने की बात की जा रही है, ये सारी बातें की जा रही है। प्रेसेंट्स का मतलब समझ आ गया आपको? चलिए अब आगे के प्रोविजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन बात करते हैं। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन शेल अप्लाई टू, यानी बी एंट्री में जो बात की गई है, जो हमने पढ़ा उस एंट्री में जो बात की गई है, वो कहते हैं कि ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 1000 रुपीज और मोर पर डे, यानी अगर उस रिलीजियस प्लेस के कोई रूम्स वगैरह है उन्हें रेंट पे दिया जा रहा है ₹1000 से ज्यादा पर डे, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेस, जैसे कि हमने बात की बेटा कोई मंडप बना हुआ है या कोई कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं या ओपन एरिया है, उसे रेंट पर दिया जा रहा है उस रिलीजियस प्लेस के, और उसका जो रेंट है बेटा वो 10,000 रुपीज से ज्यादा है पर डे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर डे की बात चल रही है, तो उस केस में भी जीएसटी लग जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सी पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, उस पर ध्यान देना। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसिस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर मंथ, यहां पर कितना है बेटा? पर मंथ की बात की गई है, यानी अगर कोई शॉप है या कोई अदर स्पेस है जो बिजनेस या कॉमर्स पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो उस केस में जो रेंट है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज यहाँ पर जो है कुछ शॉप्स बनी हुई हैं और इनका जो रेंट लिया जा रहा है बेटा, वो रेंट लिया जा रहा है 11,000 रुपीज पर मंथ। तो क्या यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रेंट यहाँ पर लेते बेटा 10,000 रुपीज पर मंथ, तो क्या मिल जाती? यस, मिल जाती, क्योंकि अप टू 10,000 तो अलाउड है, 10,000 से ज़्यादा एक्सीड होते ही अलाउड नहीं है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, सेक्शन 60। Services by a specified organization in respect of a religious pilgrimage facilitated by the government of India under bilateral arrangement। देखिए क्या बात कर रहे हैं, हज पर जाते हैं लोग, आपने सुना होगा, अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं लोग, ये भी सुना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेटा एग्जम्पशन प्रोवाइड की जा रही है वो किसे की जा रही है? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, किस नेचर की? रिलीजियस पिलग्रिमेज की, तो उस केस में एग्जम्पशन है। यहाँ पर बेटा दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई की गई है। फर्स्ट इज कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो क्या कराती है बेटा? अमरनाथ यात्रा कराती है। और सेकंड इज हज कमेटी ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट हज कमेटी या जॉइंट स्टेट कमेटी वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 80। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर और स्पोर्ट्स by charitable entities registered under section 12AA of the income tax act। देखिए क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA, ठीक है बेटा, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है? वो सर्विस प्रोवाइड कराती है दो तरह की, या तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है या कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। ठीक है बेटा, और किन एक्टिविटीज के रिलेशन में ये प्रोवाइड कराई जा रही है? 3 एक्टिविटीज के रिलेशन में प्रोवाइड कराई जा रही है, या तो आर्ट्स या कल्चर या स्पोर्ट्स। तो उस केस में ये सर्विस भी बेटा जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी एंट्रीज आती हैं वो आती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। देखिए राइस के रेस्पेक्ट में वेयर हाउसिंग की और स्टोरेज की प्लस एलयूपी की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वो बेटा एग्जाम्प्ट होती है। एलयूपी मीन्स लोडिंग, यू फॉर अनलोडिंग, पी फॉर पैकिंग। ठीक है, समझ आ गया। 24A सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस केस में सिर्फ वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रेस्पेक्ट में। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है बेटा? देखिए सिंपल, जैसे बैम्बू हो गया या कोई फ्लावर हो गई या सीड्स हो गए या लीव्स हो गए, कुछ रूट्स हो गई जो काम आते हैं किसी मेडिसिन में या पेशेंट के ट्रीटमेंट में, या प्लांट्स हो गए, ये क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इनकी वेयर हाउसिंग की कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है एसएससी, इन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगी। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट इज 53 कैपिटल ए, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि फ्यूमिगेशन की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एक वेयर हाउस में, जिस वेयर हाउस में क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन बेसिकली बेटा पेस्ट कंट्रोल होता है ना, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखे हैं वो खराब ना हो जाए, उन पे क्या है? पेस्ट कंट्रोल का अगर छिड़काव कर दिया जाता है उसे फ्यूमिगेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 54 जो बात करता है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। और किस लिए कराई जा रही है बेटा ये? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। देखिए क्या बात करता है प्रोविजन, प्रोविजन बात करता है कि सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है किस रिलेशन में? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उस केस में जो भी प्रोवाइड कराई गई है नीचे सर्विसेज, वो क्या हो जाएंगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लॉ यहाँ पर बात कर रहा है जो रियरिंग ऑफ हॉर्सेज है उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी सर्विस मिल रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर एग्जम्पशन नहीं है। रियरिंग क्या होती है? रियरिंग होता है बेटा ब्रीडिंग। तो अगर ब्रीडिंग हो रही है फिशेस की या रियरिंग हो रही है सिल्क वॉर्म्स की तो उस केस में तो एग्जम्पशन मिल जाएंगी, बट हॉर्सेस की अगर रियरिंग होती है तो उस केस में ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। समझ आ गया? चलिए बारी बारी से उन सर्विसेज की बात करते हैं जो एग्जम्पशन मिली हुई है। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो रिलेट करते हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में, उनके रेस्पेक्ट में जो भी सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। और साथ में इसमें इंक्लूड क्या कर लिया गया है? कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। यानी अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कल्टीवेशन की अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, हार्वेस्टिंग की कोई सर्विस दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, थ्रेसिंग की, प्लांट प्रोटेक्शन की, टेस्टिंग की, वो भी एग्जेम्प्ट है। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। अगर कोई फार्म लेबर की सप्लाई कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। प्रोसेसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फार्म पे जो प्रोसेस कैरी करी जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड भी कर लिया गया देख लिए, टेंडिंग इंक्लूडिंग है, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, डाइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशन विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। बेटा ये जो लास्ट वर्ड है इसे ध्यान देना, प्राइमरी मार्केट। देखिए क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल फार्म पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर टेंडिंग होती है या प्रूनिंग होती है या कटिंग की जा रही है या हार्वेस्टिंग की जा रही है, ड्राई कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं या सन ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस हैं बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बना देते हैं टू द प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर वो उनका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? तो बेटा एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक किसान ने पोटैटो ग्रो किए और उन पोटैटो को बेटा वो क्या करा रहा है? क्लीन करवा रहा है। ठीक है, क्लीन कराने के लिए उसने कुछ लेबर जो थे उनसे सर्विस ली थी। तो लो बात करता है जब फार्मर क्लीन करवा रहा है इन पोटैटोज को लेबर से और इन लेबर को जितनी भी अमाउंट पे कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। अगर इस आलू को वो चिप्स बना के बेचता तो बेटा यहाँ पर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता। दूसरी तरफ बात करें टोमेटोज, उनकी केचप बना के अगर सेल की जाए तो क्या हो जाती है बेटा? वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है। समझ आ गया एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब? एग्जम्पशन जो प्रोवाइड कराई गई है बेटा उन प्रोसेस के लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड कराई गई है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल बना दे प्राइमरी मार्केट में, ना कि रिटेल मार्केट में। यहाँ पर रिटेल मार्केट की एग्जम्पशन नहीं दी गई, इस बात का ध्यान करना। ठीक है, चलिए डी पॉइंट पे आते हैं।
रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। अब देखिए क्या कर रहे हैं, दो फार्मर है, सपोज फार्मर 1 और एक है फार्मर 2। दोनों के पास बेटा अपने अपने एग्रीकल्चर लैंड है और दोनों ही एग्रीकल्चर उन पे करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। फार्मर 1 जो है उसके पास बेटा ट्रैक्टर है और फार्मर 2 जो है उसके पास ट्रैक्टर नहीं है। अब होता क्या है, फार्मर 2 फार्मर 1 के पास जाता है और बोलता है कि मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर तुम ट्रैक्टर से लैंड की बेटा जोताई कर दो और बदले में मुझसे कुछ रेंट अगर तुम चार्ज करना चाहो तो वो कर लेना। फार्मर 1 जो है एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं ट्रैक्टर से तुम्हारा जो लैंड है उसकी जोताई कर दूंगा और बदले में रेंट ले लूंगा। तो लो यहाँ पर बात करता है कि ये जो रेंट रिसीव हो रहा है फार्मर 1 को, वो बेटा टैक्सेबल नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, ऐसे ही बेटा वैकेंट लैंड के बारे में बताया गया है कि अगर एक वैकेंट लैंड है फार्मर के पास और दूसरे फार्मर को वो रेंट पे दे देता है, तो उस केस में जो भी ये रेंट चार्जेस मिल रहे हैं फार्मर 1 को, तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर एलयूपी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग होती है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, तो वो भी एग्जम्प्ट है। याद करिए बेटा, अभी एक और प्रोविजन हमने पढ़ा था एलयूपी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा था, राइस के लिए। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, राइस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। राइस को बेटा पैडी से अलग किया जाता है, पैडी को फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें से राइस अलग हो जाता है और बेटा हस्क जो बचता है या छिलका जो बचता है वो अलग हो जाता है। तो पैडी जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, राइस जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता। ये चीज समझ आ गई। ई पॉइंट में राइस को एग्जम्पशन नहीं मिल रही, राइस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया 24 नंबर एंट्री। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। अगर कोई एग्रीकल्चरल की एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, एपीएमसी। सर्विसेज बाय यानी एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो उस केस में भी ये जितना भी अपने चार्ज ले रहे हैं, एपीएमसी ले रहा है या बोर्ड ले रहा है या कमीशन एजेंट कमीशन ले रहा है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। तो देखिए बेटा होता क्या है, तो समझिए बेटा जो फार्मर होता है, फार्मर के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, जब वो मार्केटेबल हो जाते हैं यानी वो सेल करने लायक हो जाते हैं, वो बेटा मंडी में जाता है, मंडी में उन प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो वहाँ पर जो है एपीएमसी, बोर्ड और कमीशन एजेंट का रोल आता है। अब ये एपीएमसी क्या करते हैं बेटा, तो एपीएमसी जो होते हैं बेटा उसे प्रोवाइड कराते हैं शेड जहाँ पर वो रख के बेच सके, या उसके लिए वेयर हाउसिंग की सर्विस वो प्रोवाइड कराते हैं, या स्टोरेज की सर्विस वो प्रोवाइड कराते हैं। तो बदले में जो एपीएमसीज होते हैं वो रेंट या कोई लीजिंग चार्ज जो है या कोई फीस जो है वो फार्मर से चार्ज करते हैं। तो ये जो फीस होती है या रेंटल चार्जेस होते हैं, इसे बेसिकली एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही जो एपीएमसी और बोर्ड होते हैं बेटा, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो फसल है किसान की, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है किसान का, वो किस पे बिके, एमएसपी पे बिके, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। कमीशन एजेंट क्या करते हैं, कमीशन एजेंट सिंपल उनकी सेल कराने में उनकी हेल्प कराते हैं, या किसी दूसरे बायर को अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदना है तो उसे वो खरीदने में हेल्प कराते हैं और बदले में कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो इन कमीशन एजेंट के कमीशन पर भी जीएसटी नहीं लगता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वेयर हाउस में जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agriculture produce। यहाँ पर जो exempt किया जा रहा है बेटा वो intermediate production process को exempt किया जा रहा है। जॉब वर्क की जो प्रोसेस है बेटा उसे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। जो जॉब वर्कर जो है बेटा वो किस रिलेशन में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। जो हमने प्रीवियस केस में पढ़ा वही यहाँ पर है। यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस की सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया है इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है लाइव स्टॉक यानी बेटा एनिमल्स अदर देन हॉर्सेज यहाँ पर भी हैं, तो उस केस में जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। यहाँ पर बेटा हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस खत्म हो गई। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ। देखिए शुगर कैन क्या है बेटा, शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आंसर इज यस, शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन अगर फार्मर शुगर कैन को सेल नहीं करता, ठीक है बेटा, वो क्या करता है, शुगर कैन को कन्वर्ट कर देता है जैगरी में। जैगरी क्या होता है बेटा, गुड़ होता है, गुड़ जैगरी में कन्वर्ट कर देता है, तो उस केस में क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, फर्स्ट। दूसरी बात, पल्सेस आपने सुनी है, पल्सेस दालें हिंदी में बोलते हैं पल्सेस को बेटा अगर डी हस्क कर दिया जाता है या स्प्लिट कर दिया जाता है और फिर तब भी वो पल्सेस ही रहती हैं, फिर उन्हें बेचा जाता है, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगी या नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट बेटा, टी लीव्स चाय की पत्तियां, उसे प्रोसेस कर टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो हमारे घरों में आती है आमतौर पर दाने की शेप में, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, कॉफ़ी बीन्स होते हैं बेटा, कॉफ़ी बीन्स, उन्हें भी कन्वर्ट कर रोस्ट करके या कन्वर्ट करके कॉफ़ी पाउडर में बना दिया जाता है, तो क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी। ध्यान दे बेटा, इन सभी केसेस में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या है बेटा, शुगर कैन है, पल्सेस हैं, टी लीव्स हैं, कॉफ़ी बीन्स, ये चारों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस इन पर कैरी की जा रही है वो प्रोसेस करने के बाद इसमें क्या हो गया, इसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया, शुगर कैन से गुड़ बन गया, तो इस वजह से फर्स्ट केस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। डी हस्क और स्प्लिट पल्सेस, ये भी बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। अगर उसे डी हस्क नहीं किया जाता, स्प्लिट नहीं की जाती, तब पल्सेस को सेल की जा रही, तब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। अगर उसे डी हस्क कर दिया गया है या स्प्लिट कर दिया गया तो वो बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। नाम भले ही उसका पल्सेस है लेकिन उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया। ऐसे ही टी लीव्स के केस में, टी लीव्स जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जब फैक्ट्रीज में इसके ऊपर प्रोसेस की जाती है तो उससे ये लीव्स जो है एक दानों में बदल जाती है, तो बेटा वो क्या है, वो टी अलग तरह की हो जाती है, उस केस में ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहती। सेम रैशनल अप्लाई टू कॉफ़ी। कॉफ़ी के केस में भी बेटा कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उन्हें रोस्ट कर दिया जाता है, उन पर प्रोसेस लगाई जाती है, उनमें चिकोरी भी ऐड की जाती है उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, तो उस केस में जो उसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज कर दिया जाता है। तो इन सभी केसेस में बेटा ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होंगे। समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो सर्विस आती है बेटा वो आती है हमारी एजुकेशन सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्विसेज, शिक्षा से संबंधित सर्विसेज की बात करते हैं। एंट्री नंबर 66 प्रोवाइड कराती है, देखिए आइए फटाफट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज कौन प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, ध्यान देना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नंबर 1 an educational institution to its students, faculty and staff। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करा रहा है सर्विसेज, किसे प्रोवाइड करा रहा है बेटा, स्टूडेंट को करा रहा है, फैकल्टी को करा रहा है, स्टाफ को करा रहा है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। अब सर्विस प्रोवाइड करा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है बेटा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है और बदले में कंसिडरेशन ले रहा है एंट्रेंस फी, तो वो भी सर्विसेज इन्होंने क्या कर दी, एग्जेम्प्ट कर दी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड कराता है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को या स्टाफ, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विस प्रोवाइड कराता है बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन करता है रिसीव इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो वो भी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। देख लेते हैं बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, आइए समझते हैं।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड कराता हो तीन तरह की। नंबर 1, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराता हो बेटा, जैसे आपने सुना हो नर्सरी होता है, प्री नर्सरी होता है, ये सब इसमें इंक्लूड की गई है। एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। हायर सेकेंडरी क्या होता है बेटा? क्लास 12 तक, यानी वो स्कूल जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और वो भी स्कूल जो 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force। वो इंस्टीट्यूशन जिनका एजुकेशन जो है सिलेबस का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। एक क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो लॉ में रिकॉग्नाइज है, और वो लॉ कौन सा होना चाहिए? इंडियन लॉ होना चाहिए। यानी बात करें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, एस सी एम में, SCA, LLB, ये सब आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो उस केस में वो जो इंस्टीट्यूशन है जो ये डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है लॉ के द्वारा, इंडियन लॉ के द्वारा, ध्यान देना बेटा, तो वो भी इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कराते हैं बेटा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, तो वो भी क्या हो जाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं बेटा? जैसे एग्जाम्पल लें, स्टेनोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया बेटा, या हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, ये सब क्या है? ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पता चली। पहली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो प्री स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड कराता है या उसकी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां पर एजुकेशन जो है सिलेबस का पार्ट है और उस एजुकेशन से स्टूडेंट जो है बेटा कोई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करते हो जो रिकॉग्नाइज्ड है लॉ के द्वारा, इंडियन लॉ के द्वारा, ये बात ध्यान देना। थर्ड पॉइंट बोलती है कि वो इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी क्या हो गए हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट जो है बेटा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को, जिससे बच्चों को मिलती है क्वालिफिकेशन, और वो जो क्वालिफिकेशन होती है वो रिकॉग्नाइज है फॉरेन लॉ में। तो क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जाएगा एज पर GST? आंसर इज नो, ये नहीं होगा, क्योंकि जो वो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है वो रिकॉग्नाइज तो है बट नॉट बाय इंडियन लॉ, बाय फॉरेन लॉ। समझ आ गया? ITI सुनी होंगी आपने। ITI क्या होती है? ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। साथ ही आपने ITC भी सुना होगा, इसी के साथ आता है बेटा ITC। ये क्या होता है? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये क्या कराते हैं? बेसिकली ये वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, स्टेनोग्राफी, इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या गेम डिजाइनर, बेसिकली ये जो है वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कराया करते हैं। तो इस केस में क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर हो रहे हैं? आंसर इज यस, कवर हो रहे हैं, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये जो ITI या ITC होती है बेटा, जनरली ये गवर्नमेंट की हुआ करती है, लेकिन साथ ही कुछ प्राइवेट ITIs भी होती हैं। तो उस केस में अगर ये प्राइवेट ITIs क्या प्रोवाइड कराती है? अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। अगर वो अनअप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कराती है बेटा, ये प्राइवेट ITI एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं होगी। समझ आ गया बेटा? ठीक है। एक पॉइंट जो बेटा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, IIM जो होता है बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। एक होते हैं बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स, जो कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरे होते हैं बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो होते हैं बेटा, ये 1 ईयर से कम होते हैं। तो उस केस में मैं आपको बता दूं
कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होते हैं आईआईएम के, उस प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में एग्जम्पशन मिल जाएगी, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। आईआईएम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा उनके रेस्पेक्ट में। दूसरी तरफ जो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम होते हैं बेटा, उनके ऊपर जो है एग्जम्पशन नहीं मिला करती, उन पे जीएसटी लग जाया करता है, और जीएसटी का रेट होता है बेटा 18% का। यानी बेटा सीजीएसटी हो गया 9% और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वो भी हो गया बेटा 9%। समझ आ गया? ये सर्कुलर आया था बेटा, सर्कुलर नंबर 82/01/2019, 1 जनवरी 2019 को ये सर्कुलर आया था और उसमें ये क्लैरिफाई कर दी गई थी बातें। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए वापस चलते हैं, अपनी एग्जाम्पशन को समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा रहा था सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू। अब यहाँ पर जो सर्विस की बात हो रही है बेटा, अब क्या हो रही है? इनपुट सर्विस हो रही है, यानी सर्विस किसे प्रोवाइड कराई जा रही है? अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यानी कोई थर्ड पार्टी है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो उस केस में कौन कौन सी सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट हो जाएगी? नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। एजुकेशन स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, किसके रेस्पेक्ट में? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, फैकल्टी के रेस्पेक्ट में और स्टाफ के रेस्पेक्ट में। तो बेटा वो भी एग्जम्प्ट है, उस सर्विस पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल है बेटा, राजधानी पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल का क्या नाम है? राजधानी पब्लिक स्कूल। और ये स्कूल कहाँ पर है बेटा? ये स्कूल है बेटा गाजियाबाद में, राम पार्क एक्सटेंशन गाजियाबाद। ठीक है, अब ये स्कूल क्या करता है? ये स्कूल सर्विस लेता है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टर से ये सर्विस लेता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन की, और ट्रांसपोर्टर जो है इसे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, किन के रेस्पेक्ट में? राजधानी पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स। राजधानी पब्लिक स्कूल का जो स्टाफ है उनके लिए, स्टाफ। और राजधानी पब्लिक स्कूल की जो फैकल्टी है उनके रेस्पेक्ट में बेटा ये क्या प्रोवाइड कराता है? ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो उस केस में लॉ बात करता है कि जब राजधानी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेगा अमाउंट की, तो उस अमाउंट पे बेटा जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात वो करता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, services provided to an educational institution by way of catering, including any midday meal scheme sponsored by the center government, state government और union territory। बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। राजधानी पब्लिक स्कूल, राम पार्क एक्सटेंशन गाजियाबाद में है ये बेटा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? स्कूल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा रहा है, एनुअल फंक्शन करा रहा है बेटा। ठीक है, अब एनुअल फंक्शन कराने में इसने क्या की? केटरर की सर्विस ली है, और केटरर को अब राजधानी पब्लिक स्कूल बेटा पेमेंट करता है। तो लॉ बोलता है कि जब ये केटरर को पेमेंट कर रहा है राजधानी पब्लिक स्कूल, उस अमाउंट पर भी बेटा जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात करता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम। देखिए मिड डे मील स्कीम बेसिकली जो होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, जो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो वहाँ पर भी इस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई सिक्योरिटी की सर्विस है या क्लीनिंग की है या हाउस कीपिंग की सर्विस है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कराई जाती है, तो उन सर्विसेज को भी बेटा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। यानी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सर्विस ले रहा है किस रेस्पेक्ट में? एडमिशन के रेस्पेक्ट में या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में ये सर्विसेज जो है बेटा ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फिफ्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 1, 2 and 3 of item B
shall apply to an educational institution other than institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school और equivalent। देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पर लॉ, ध्यान देना। जो बी क्लोज का फर्स्ट पॉइंट है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम सेकेंड, और थर्ड कौन सा बेटा, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज। इनके रेस्पेक्ट में क्या बात करता है लॉ, ये केवल उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलेगी जो सर्विस प्रोवाइड कराते हो प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट, फर्दर नथिंग कंटेन इन सब आइटम वी ऑफ आइटम बी shall apply to an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent or education as an part of an approved vocational education course। देखिए क्या बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, इसकी बात की जा रही है। इस सर्विस की जो एग्जम्पशन मिलेगी वो केवल और केवल किसे मिलेगी बेटा, याद करिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। सेकेंड कैटेगरी कौन सी थी, जहां पर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ हुआ करती थी, जैसे जिसका हमने एग्जांपल लिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी। केवल उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी प्री स्कूल एजुकेशन कोई प्रोवाइड कराता है इंस्टीट्यूशन, या 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज की एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में उन दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल की सर्विस पर जीएसटी देना पड़ेगा। समझ आ गया बेटा। 2 तरह की हमने सर्विसेज यहाँ पर पढ़ी, एक थी हमारी बेटा आउटपुट सर्विसेज जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एक थी बेटा हमारी इनपुट सर्विसेज जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सर्विस रिसीव कर रहा था। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।